हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ध्रुव शामिनी। यह नाटक हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखो, अब तक मैंने चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक और अंधेर नगरी नाटक, ये 3 नाटक को करा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें हम लोग मुख्य कथन को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण है, समीक्षा है, गीत है, अंक है और पात्र परिचय, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्रुव सामनी नाटक, इस नाटक के प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इस नाटक का प्रकाशन वर्ष सन 1933 ईस्वी है और इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी नाटक आप पढ़ रहे हैं तो उसका प्रकाशन वर्ष आपको जरूर से याद रखना है। और दूसरा क्या है, उसके नाटककार कौन है। तो ध्रुव सामनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 है। और इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है, ठीक ना। हम लोग चलिए पीपीटी पे चलते हैं। देखिए, हम लोग पीपीटी पे आ गए हैं। ध्रुव सामनी 1933 और इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग पहले पात्रों को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए, यहाँ पे सारांश है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का सारांश मैंने रखा है। और फिर यहाँ पे प्रथम दृश्य है, ध्रुव सामनी के यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रखी हैं मैंने। यहाँ पे पूरा मतलब पीपीटी मैंने बनाया है। हम आगे चल के इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पात्रों को देख लेते हैं। पात्र में कौन कौन से हैं? ध्रुव सामनी है, मंदाकिनी है, कोमा है, कुमार चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सकराज। इसमें जो पात्रों का नाम है वो है सकराज है। और एक आता है सकटार, एक सकटार आता है, किसमें? वो चंद्रगुप्त नाटक में है। सकराज जो है वो ध्रुव सामनी नाटक में है और सकटार जो है वो चंद्रगुप्त नाटक में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सकटार चंद्रगुप्त नाटक और सकराज जो है वो ध्रुव सामनी। तो सकराज है, खिंगिल है, मिहिर देव है, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हीड़ा और नर्तकिया, ये इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। सभी के सभी पात्र इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी पात्रों को स्किप नहीं करना है, सभी को याद रखना है, ठीक ना। फिर से रिवीजन। ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा, कुमार चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा और नर्तकिया, ठीक ना। देखो, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, आपको मतलब कि इससे कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, अगर आप उसको जुड़ना चाहते हैं तो मैं इसमें इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तब हम लोग सारांश देखते हैं। ध्रुव सामनी नाटक विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया, मतलब विशाख के एक नाटक है, कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम, उसी के आधार पर लिखा गया नाटक है, कौन सा? ध्रुव सामनी। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। ध्रुव सामनी उसकी सामग्री है। रामगुप्त हठवीर्य है। ध्रुव सामनी से चंद्रगुप्त के का गुप्त प्रेम है। शकराज रामगुप्त की शक्तिहीनता से परिचित है, वह संधि की शर्त में महादेवी की मांग करता है। मंत्री शिखर स्वामी संधि की शर्त प्रकट करता है, रामगुप्त सहमत हो जाता है। चंद्रगुप्त वंश मर्यादा की रक्षा के लिए इस शर्त का विरोध करता है। ध्रुव सामनी के साथ वह स्वयं स्त्री वेश में सकराज के शिविर में जाता है। किस वेश में जाता है ध्रुव सामनी? स्त्री वेश में। इंपॉर्टेंट यह है कि वो स्त्री वेश में जाता है, सकराज के शिविर में जाता है और अवसर देखकर उसका वध कर देता है। रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार के हाथों वह स्वयं मारा जाता है। चंद्रगुप्त सम्राट बनता है और ध्रुव सामनी महादेवी। इस नाटक में प्रसाद जी ने नूतन प्रयोग किया है। इसमें वे समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करते से जान पड़ते हैं। समस्या नारी की सामाजिक स्थितियों से संबंध है। समस्या किससे संबंधित है? तो समस्या नारी की सामाजिक स्थितियों से संबंधित है। मुख्यतः अनमेल विवाह का प्रश्न सामने रखा गया है। कौन सा? अनमेल विवाह का प्रश्न सामने रखा गया है। विधान की दृष्टि से भी नाटक में नवीन प्रयोग मिलता है।
नाटक में कुल 3 अंक हैं। देखो नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। नाटककार ने कार्य व्यापार पर आधार अधिक ध्यान दिया है। स्वगत भाषण नहीं है, भाषा सरल है, वाक्य छोटे छोटे हैं, हास्य की सृष्टि में भी नवीनता है, संकीर्ण निर्देशन के स्वरूप में भी परिवर्तन लक्षित होता है। अभिनय की मुद्राओं का पूरा पूरा निर्देश किया गया है। अपनी इस अंतिम कृति में प्रसाद निश्चय ही नाट्य विधान का एक नूतन पृष्ठ खोलने जा रहे हैं। ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक से ये सारांश है ध्रुवसामनी नाटक का। ठीक ना। अब हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चलेंगे। महत्वपूर्ण पंक्ति देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे नाट्य में कुल कितने अंक है? 3 अंक है, लेकिन तीनों में एक एक दृश्य है। ठीक ना, तीनों में क्या एक एक दृश्य है। अब हम लोग प्रथम दृश्य पर चलते हैं। 3 अंक है और तीनों में एक एक मतलब दृश्य है। प्रथम दृश्य देखिए इम्पोर्टेंट ये है, ये लाइन जो है वो यहाँ पे कहाँ, हाँ ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो लिखा है यहाँ पे लाइन, यही पूछ देगा कि इस लाइन से किस नाटक का जो है किस नाटक की शुरुआत होती है। ठीक ना, तो इम्पोर्टेंट लाइन है। जब कोई भी नाटक या कहानी जिस लाइन से शुरू होती है तो उसको वह लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो प्रथम दृश्य में लिखा है कि शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिसे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खम्भों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपको हुई सी लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुवसावनी का प्रवेश, पीछे एक लंबी और क्रूप स्त्री चुपचाप नंगा तलवार लिए आती है। इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ये लाइन छूट गई मुझे। ठीक ना, तो इम्पोर्टेंट ये है। अब ध्रुवसावनी के यहाँ पे कथन है, महत्वपूर्ण कथन कि सामने पर्वत की ओर देखकर ध्रुवसावनी कहते सीधा तना हुआ अपने आकार प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्ति शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों का इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली कड़क धारणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई? उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वे दांत निकालकर बिना प्रकट करते हुए कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती हैं। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ये ध्रुवसामनी का कथन है। फिर यहाँ पे ध्रुवसामनी का देखो, प्रथम जो अंक है, पहला अंक में अधिकतर ध्रुवसामनी का ही संवाद है। तो मतलब कि यहाँ पे ध्रुवसामनी का संवाद मैंने इंपॉर्टेंट समझ रखा है। फिर यहाँ पे ध्रुवसामनी का संवाद है कि इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा। मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे ध्रुवसामनी का यहाँ पे संवाद है कि भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने प्राणों का मूल्य मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर सा भाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। फिर यहाँ ध्रुवसावनी के राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निस्सहायों को दुर्बल को पीसने दो। इम्पोर्टेंट ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक ना, ये वाली जो लाइन है कि राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो,
हम निस्सहायों को दुर्बलों को पीछने दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है ये वाली। फिर यहाँ पे ध्रुव सामने, आह कितना कठोरता है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलंकित हो सकता है। फिर यहाँ पे रामगुप्त का ये संवाद है कि कथन है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो, नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री ना जाने कब छूट कर बैठे। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। फिर यहाँ पे मंदाकिनी का यहाँ पंक्ति है कि सच वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छंद की धूल उड़ती है। नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। देखो ये दोनों अलग अलग पंक्ति हैं, ठीक ना। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद्र की धूल उड़ती है। एक तो ये है, और एक है कि नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। ये मंदाकिनी की पंक्ति है, दोनों की दोनों। फिर यहाँ पे मंदाकिनी की पंक्ति है कि यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा जा। ये मंदाकिनी की पंक्ति है। फिर यहाँ पे शिखर स्वामी की पंक्ति है कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य पत्र का विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। तो सामने का यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पंक्ति उसकी कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बेचने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट ये वाला कथन है ना, ये वाले ध्रुव सामने का जो लास्ट वाला है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्रुव सामने यहाँ पे कि मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ये ध्रुव सामने की पंक्ति है। फिर यहाँ पे ध्रुव सामने की फिर पंक्ति है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूँगी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है ध्रुव सामने नाटक का, इम्पोर्टेंट पंक्ति ये है। फिर यहाँ पे ध्रुव सामने एक पंक्ति फिर है कि मुझे अपने अपमान में निर्वस्त्र नग्न देखने का किसी पुरुष का अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु की चादर में अपने को ढक लेने दो। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन। देखो ध्रुव सामने की जितने भी लाइन यहाँ पे हैं, पंक्तियाँ यहाँ पे सभी की सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया, जैसे कि ये वाला बताया है कि ये वाला कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति ये वाली है। चंद्रगुप्त, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश में दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ कि ऐसे विनय प्रवंचकों का आवरण है जिनमें वह शील न हो, जो परस्पर सम्मान व घोषणा करता है, काल पुरुष आर्य समुद्र का सम्मान। मंदाकिनी की पंक्तियाँ कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तभी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अब हिजड़ा की यहाँ पे पंक्ति कि मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। यहाँ पे अपने है, ठीक ना। हिजड़ा कहता है कि
मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। फिर यहाँ पे दुर्स्वामी की पंक्ति है कि कितना अनुभूतियों पूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने कितने संतोष से भरा था। नियति से अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में कालीन शीतल आकाश से मिला दिया है। फिर यहाँ पे तुरसावनिक पंक्ति है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मूलों के गहवर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुवसामनी का वेश ध्रुवसामनी ही ना देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्ररूप का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। अब यहाँ पे द्वितीय अंक शुरू होता है। देखो, प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्ति तो मैंने करा दिया। अब हम लोग द्वितीय अंक को देखते हैं। अब द्वितीय अंक किससे शुरू होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अंक जो शुरू होता है वो शुरू होता है यहाँ से, शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खम्भों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खम्भे खुले हुए जिनकी दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में दो चार पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा प्रवेश करती हैं। ये द्वितीय अंक की शुरुआत इस तरह होती है। इम्पोर्टेंट ये है। अब यहाँ पे कोमा की पंक्ति है कि धीरे धीरे चलती पौधों को देखते हुए कोमा, मतलब कोमा जो है वो धीरे धीरे चल रही है और पौधों को देख रही है। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। इम्पोर्टेंट पंक्ति ये भी है। कोमा, जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़े देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। फिर यहाँ पे कोमा की पंक्ति फिर से है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज की यहाँ पे पंक्ति है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था। कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। ये सकराज की पंक्ति है। फिर यहाँ पे सकराज की पंक्तियाँ की खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजय का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने सुर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। फिर यहाँ पे शकराज की पंक्तियाँ की भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। कोमा की पंक्तियाँ कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। देखो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ मैंने रखी है। मैंने पूरा नाटक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, खाली इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ मैं बता रहा हूँ।
और इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ में से जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैं उसको बता रहा हूँ। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, इन्हीं की भिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। फिर यहाँ पे कोमा की पंक्ति है कि वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। कोमा की पंक्तियाँ की दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। मीर देवी की पंक्तियाँ की स्त्रियां का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो। मेरदेव की पंक्ति कि मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा है। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। फिर यहाँ पे मेरी की पंक्तियाँ की छल का वह रिंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर सुखदायी और हृदय को भेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा के यहाँ पे पंक्तियाँ की तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी बल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ की मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपने स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। देखिए हम लोग आगे तृतीय दृश्य पे, हमने प्रथम दृश्य देखा, द्वितीय दृश्य देखा, अब हम लोग तृतीय दृश्य को पढ़ेंगे और देखेंगे, इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। तृतीय दृश्य, उसकी शुरुआत कैसे होती है तो शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक ध्रुव सामने, पाद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अंधेरों से उग लगाए चिंता में निमग्न बैठी है, बाहर कुछ कोलाहल होता है। ध्रुव सामने के यहाँ पे पंक्तियाँ कि मैं राजनीतिक नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी के उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ये ध्रुव स्वामी का संवाद है। देखो तृतीय दृश्य मतलब कि मैंने बताया ना कि मतलब जब दृश्य की शुरुआत होती है ये इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति आपको जरूर से याद रखनी है। चाहे प्रथम दृश्य की पंक्ति हो शुरुआती वाली, चाहे द्वितीय दृश्य की, चाहे तृतीय दृश्य की, ये वाली पंक्ति आपको याद रखनी है। ठीक, यहाँ पे फिर ध्रुव सामने की पंक्ति है कि इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री का आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। यहाँ पे स्त्री है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षम विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। वह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तीरती हुई मैं राक्षसी से सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वयं मुझे शांति देगा। ध्रुव स्वामी की पंक्ति है। फिर यहाँ पे मंदाकिनी की पंक्ति है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे भी स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं मैं उसको बता रहा हूँ। पुरोहित, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। फिर यहाँ पे ध्रुव सामने पंक्ति है, खेल हो या ना हो, खेल हो या ना हो,
किंतु एक क्लिप पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। कोमा कोमा की पंक्ति यहाँ पे कि रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन की एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जलेगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्व प्रदान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का सब चाहिए। ये कोमा की पंक्ति है कि मुझे सकराज का सब चाहिए। फिर यहाँ पे मंदाकिनी की पंक्ति है कि स्त्री के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है। कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा का इच्छा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली मानती हैं। ये मंदाकिनी की पंक्ति है। चंद्रगुप्त की पंक्ति है कि रोग, जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुकर्म केसर लेप गौरव नहीं बढ़ाता। ठीक, तो ये हो गई पंक्तियाँ, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो गई। अब हम लोग गीत पे चलते हैं। मैं शुरू से बता दूं मैंने क्या क्या कराया है। देखो, मैंने पात्रों को बताया, फिर यहाँ पे मैंने सारांश बताया कि रामचंद्र तिवारी की मतलब कि हिंदी का गद्य साहित्यिक बुक में उन्होंने सारांश इसका लिखा है, तो वह बताया मैंने। उसके बाद प्रथम दृश्य को मैंने बताया, प्रथम दृश्य की महत्वपूर्ण पंक्ति को, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे द्वितीयांक की यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से शुरू है, और उसके बाद मैंने तृतीय दृश्य की महत्वपूर्ण पंक्ति को मैंने बताया। अब हम लोग गीत पे चलते हैं। प्रथम दृश्य के गीत महत्वपूर्ण, ये मंदाकिनी का गीत है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला गीत, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुण वन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलता बह जा। ये मंदाकिनी का गीत है, ये प्रथम दृश्य का भी गीत है। ठीक ना, गीत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये भी प्रथम दृश्य का गीत है, ये भी मंदाकिनी का गीत है। लिखा है पैरों के नीचे जलंधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सोने तुम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, खिलते हो छत के फूल जहाँ पन व्यथा तमिश्रा के तारे, भैरव रब से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अंचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को ज्ञाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। ये मंदाकिनी का गीत है। ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट गीत है। अब यहाँ पे द्वितीय दृश्य का गीत है, कोमा का गीत है। कोमा गाते हैं कि यौवन तेरी चंचल छाया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा का गीत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गीत ये भी है। गीत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे द्वितीय दृश्य का गीत है कि नर्तकिया गाती है, अस्ताचल प्रयुक्ति संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लुमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है, भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली झोंक चली, चूमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है,
यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरे मधुलहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है? भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। ये नर्तकिया की गीत है। देखिए, हमने गीतों को पढ़ लिया है। अब हम लोग आलोचनात्मक समीक्षा को देख लेते हैं इस नाटक के, जो बच्चन सिंह का है। देखो, यहाँ पे लिखा है ध्रुव सामने उनका नवीन नाट्य प्रयोग है। किनका? जयशंकर प्रसाद का। विषय वस्तु इतिहासरित है, पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना पर पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक है। ठीक ठीक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं है। ये एक प्रकार का समस्या नाटक है, लेकिन ठीक ठीक जो पहले के पाश्चात्य ढंग का जो समस्या नाटक था वह नहीं है। पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी है, तो ध्रुवसामनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी। मतलब बच्चन सिंह लिखते हैं कि जो पूर्ववर्ती नाटक इनका है प्रसाद जी का, वो स्वच्छंदतावादी नाटक है, लेकिन यह नाटक जो है वो आधा रोमांटिक है और आधा यथार्थवादी नाटक है। ये ध्रुव सामने ये पूछ देगा कि किस आलोचक ने ध्रुव सामने नाटक को आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी नाटक कहा है, तो वो बच्चन सिंह ने कहा है। इससे नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम नाटक राखाल दास के उपन्यास ध्रुवा और मुंशी के ध्रुव सामने नाटक से अपेक्षित प्रभाव है। मतलब कि इनके नाटक का जो प्रभाव किस किस रचना का प्रभाव है, ध्रुव सामने नाटक पर किस किस रचना का प्रभाव है, तो देखो संस्कृत का जो देवी चंद्रगुप्तम है जो विशाखा का है। मैंने शुरुआत में बताया था ना, देवी चंद्रगुप्तम किसका? विशाखा का है। और फिर राखाल दास का उपन्यास जो ध्रुवा और मुंशी के ध्रुव सामने नाटक। मतलब कि विशाखा का देवी चंद्रगुप्तम और राखाल का ध्रुवा और मुंशी का ध्रुव सामने नाटक, इन तीन रचनाओं का प्रभाव है प्रसाद जी के ध्रुव सामने नाटक पर। ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। मतलब कि ध्रुव सामने नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए यह नाटक क्या है? नया और मौलिक है। इस नाटक में नारी की अपने निर्णय और स्वातंत्र को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि क्या क्लीव का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपने संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है? प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है, किंतु पश्चिमी बुद्धिवाद परंपरा को गतानुगतिक कहता है। वह बुद्धिवाद के सहारे एक झटके में सारा निर्णय लेना चाहता है, पर प्रसाद अपने दीर्घकालीन परंपरा में प्रगतिशील संरचनात्मक तत्वों को खोज निकालते हैं। ऐसे तत्व हमारी परंपरा में बिखरे पड़े हैं। परंपरा बुद्धि तत्व और हृदय तत्व के योग से बनते हैं। यह प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है। आज के भारतीय समाज की विसंगतियां पश्चिमी बुद्धिवाद के आधुनिकीकरण से पैदा हुई है। प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्हें अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। मतलब जयशंकर प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। व्यक्तिकता, स्वच्छंदतावाद काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। व्यक्तिकता, स्वच्छंदतावाद काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। यह कथन किसका है? तो वो बच्चन सिंह का है, जो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास से लिया गया है। ठीक ना? तो यह था नाटक ध्रुव सामने। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और आपको नाटक लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं शाम के समय
डेली 25 प्रश्न लेकर आता हूँ PYQ के। आप लोग उसको भी जाके देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।